हाँ तो देखिए बच्चों, हमारी जो पोइम है उसका नाम है माई लास्ट डचेस। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है माई लास्ट डचेस। ओके, पोइम का नाम है माई लास्ट डचेस, मतलब मेरी पहले वाली रानी। यदि इसका लिटरल ट्रांसलेशन किया जाए तो मेरी पहले वाली रानी। ओके, आपको ध्यान देना, जब इसका ओरिजिनल टेक्स्ट आप देखोगे तो इस माई लास्ट डचेस के नीचे एक वर्ड लिखा रहता है फरारा, FERRARA, फरारा। ओके, अब ये फरारा क्या है, सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो फरारा है ये नेम ऑफ द सिटी है। ओके, तो इस फरारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। इसके नीचे एक शब्द लिखा रहता है फरारा। फरारा क्या है? फरारा एक इटली में एक शहर का नाम है जो कि रिनेसेंस पीरियड में यानी पुनर्जागरण काल में, देखो ये जो फरारा है इस पोइम की सेटिंग भी फरारा ही है। अब फरारा समझ लो, फिर सेटिंग तो बाद में देखना। फरारा जो है एक इटली का शहर है, ओके, जो कि पुनर्जागरण काल में यानी रिनेसेंस में, ओके, पुनर्जागरण काल में, पुनर्जागरण को इंग्लिश में बोलते हैं रिनेसेंस, कई लोग रेनेसा बोलते हैं, रेनेसा प्रोनाउंसिएशन गलत है, रिनेसेंस। ओके, तो ये जो है रिनेसेंस पीरियड में अपनी आर्ट, कल्चर और पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। ओके, तो ये फरारा क्या है? ए नेम ऑफ द सिटी इन इटली। ओके, ए नेम ऑफ द सिटी इन इटली, इटली में एक शहर का नाम है। ओके, विच वॉज फेमस, जो क्या था? प्रसिद्ध था। विच वॉज फेमस इन रिनेसेंस पीरियड, RENAISSANCE, रिनेसेंस, विच वॉज फेमस इन रिनेसेंस पीरियड, PERIOD, जो रिनेसेंस पीरियड में फेमस था। किसके लिए? फॉर इट्स आर्ट, कल्चर एंड पेंटिंग, देखो आपको ध्यान रखना है कि ये जो फरारा है ये एक शहर का नाम है इटली के का, जो कि रिनेसेंस पीरियड में, पुनर्जागरण काल में अपनी आर्ट, कल्चर और पेंटिंग के लिए फेमस था। तो इस पोइम की जो सेटिंग है, इस पोइम की जो सेटिंग है, सेटिंग का मतलब होता है टाइम एंड प्लेस। सेटिंग का मतलब क्या होता है? टाइम एंड प्लेस। कोई आपसे पूछ रहे इस पोइम की सेटिंग क्या है, तो सेटिंग देखो, टाइम तो क्या हो गया? रिनेसेंस पीरियड, ठीक है। इसकी सेटिंग की बात करें, सेटिंग का मतलब होता है टाइम, प्लेस, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इस पोइम की सेटिंग कहाँ है, मतलब किस स्थान पर इस पोइम, जैसे इस पोइम को आप पढ़ोगे तो किस स्थान की बात चल रही है, ठीक है। तो बात चल रही है, शहर है एक, कौन सा? फरारा, ठीक है। दूसरी बात, पीरियड कब है, टाइम कब है? रिनेसेंस, पुनर्जागरण। तो सेटिंग में आपको ध्यान रखना है, आपसे कोई पूछे कि इसकी सेटिंग क्या है, तो सेटिंग में आपका एक तो टाइम है और एक होता है प्लेस, एक होता है टाइम और एक होता है प्लेस। तो टाइम और प्लेस दोनों आपको पता है। तो टाइम तो क्या है? रिनेसेंस पीरियड, पुनर्जागरण काल। कौन सा? रिनेसेंस पीरियड। और प्लेस क्या है? फरारा। प्लेस क्या है? फरारा। तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अब ये फरारा से आपको पता लग जाएगा, जैसे जिस आदमी की बात है तो उसको कह रहे हैं हम ड्यूक ऑफ फरारा, यानी फरारा का राजा। तो आप देखिए इसमें, ये पोइम का टाइटल है माई लास्ट डचेस, ओके, और इसके नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा फरारा। फरारा का मतलब क्या हो गया? फरारा एक शहर का नाम है, इटली का शहर है जो पुनर्जागरण काल में बहुत ज़्यादा फेमस था, और इस पोइम की सेटिंग वही शहर है। और पोइम की सेटिंग में टाइम कौन सा है? रिनेसेंस पीरियड। ओके, सेकंड बात जो इंपॉर्टेंट है, ये पोइम जो है, देखो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कई सारी पोइम्स के कलेक्शन लिखे, यानी कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की कई सारी बुक्स थी जिनमें बहुत सारी पोइम्स का कलेक्शन था, तो उन्हें कहते हैं कलेक्शन ऑफ पोइम्स। जैसे आप देखोगे, यदि आप पढ़ोगे तो बेल्स एंड प्रोमिगेनेट्स है, ठीक है ना, मैन एंड वीमेन है, ठीक है, और ड्रामेटिक लिरिक्स है। तो इसकी ये जो नाम है उसकी पोइम्स के कलेक्शन के नाम है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ड्रामेटिक लिरिक्स। क्यों? क्योंकि ये पोइम जो है सबसे पहले ड्रामेटिक लिरिक्स में पब्लिश हुई। तो आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पोइम कब पब्लिश हुई
और किस में पब्लिश हुई? तो द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1842 इन ड्रामेटिक लिरिक्स, ये बात ध्यान रखनी है। तो सेकंड बात क्या ध्यान रखनी है? पोएम, सेकंड बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, द पोएम वॉज पब्लिश्ड, कब पब्लिश हुई? इन 1842। पोएम 1842 में पब्लिश्ड हुई, कहां पर? इन ड्रामेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ड्रामेटिक लिरिक्स। और ड्रामेटिक लिरिक्स क्या है? यहीं पे लिख दो, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग। कलेक्शन ऑफ, देखो क्या है ये पोएम 18, सबसे इंपॉर्टेंट बात 1842 में पब्लिश हुई। सेकंड इंपॉर्टेंट बात किस में पब्लिश हुई? ड्रामेटिक लिरिक्स में। किस में पब्लिश हुई? ड्रामेटिक लिरिक्स में। और फिर मैंने आगे लिख दिया ड्रामेटिक लिरिक्स क्या है? एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ये एक संग्रह है कविताओं का जो किसने लिखी थी? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इस पोएम का फॉर्म क्या है, रूप क्या है, इस पोएम का फॉर्म क्या है? तो ये पोएम का फॉर्म है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोएम का प्रकार है, कविता का प्रकार है। एंड ब्राउनिंग वॉज द मास्टर इन हैंडलिंग द ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग को हैंडल करने में, ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने में ब्राउनिंग जो है सबसे दक्ष था, परफेक्ट था। अब आपको देखो जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो समझिए। पहली बात आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आपकी पोएम माय लास्ट डचेस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और यदि है तो सिद्ध कीजिए या फिर बताइए कौन कौन से ड्रामेटिक मोनोलॉग की कैरेक्टरिस्टिक इस पोएम में है। मतलब पहले आपको पता होना चाहिए ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, फिर आपको पता होना चाहिए कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या क्या गुण होते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के। फिर ये देखना है कि क्या ये सारे गुण इस पोएम के अंदर हैं क्या, और यदि ये हैं तो हम कहेंगे यस, ठीक है ना, दिस पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। लिसन, आपको ये पूछा जाएगा व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। ओके, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन द पोएम माय लास्ट डचेस। ओके, और ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट माय लास्ट डचेस इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, सिद्ध कीजिए कि माय लास्ट डचेस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ओके, तो आपको सबसे पहले ड्रामेटिक मोनोलॉग की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग की कैरेक्टरिस्टिक लिखने की, भाई ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक कैरेक्टरिस्टिक गुण ये है और ये इस पोएम के अंदर है, दूसरा गुण ये होता है, ये भी इस पोएम के अंदर है, तीसरा गुण ये है, ये भी है, और लास्ट में आप लिख दोगे कि हाँ भाई ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। एक तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इसका कैरेक्टर, ड्यूक का कैरेक्टर, दो क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो ड्रामेटिक मोनोलॉग और ड्रामेटिक मोनोलॉग के कैरेक्टरिस्टिक आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं समझा दूंगा आपको, आप उसको दिमाग में रखना, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा आ जाएगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई उसको रटो। तो सबसे पहले आप ड्रामेटिक मोनोलॉग समझो, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। देखो, तो देखो ड्रामेटिक मोनोलॉग, DRAMATIC MONOLOGUE, ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है एक काइंड ऑफ पोएम इन विच, a kind of poem in which an imaginary और इमेजिनरी हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है, और ए हिस्टोरिकल, अभी समझा दूंगा, और हिस्टोरिकल, ए काइंड ऑफ पोइम इन विच एन इमेजिनरी और हिस्टोरिकल कैरेक्टर other than the poet, other than the poet talk to the audience of one or more persons। समझिए इस डेफिनेशन के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है।
देखिए, एक काइंड ऑफ पोइम, ड्रामेटिक मोनोलॉग एक प्रकार की कविता होती है। सबसे पहली बात आपने क्या कहा कि भाई ड्रामेटिक मोनोलॉग एक प्रकार की क्या होती है, कविता होती है। नंबर 1, पहली बात तो आपने कहा भाई ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है एक प्रकार की क्या होती है, कविता होती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग सबसे पहले तो आपने कहा कि एक प्रकार की कविता होती है, काइंड ऑफ पोइम, एक प्रकार की कविता है, ठीक है। इन विच, जिसके अंदर, दूसरा बात ध्यान रखना है, इमेजिनरी कैरेक्टर, इमेजिनरी और अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर। देखो, ड्रामेटिक मोनोलॉग एक प्रकार की कविता होती है जिसमें कि कोई काल्पनिक, इमेजिनरी और हिस्टोरिकल या फिर कोई ऐतिहासिक कैरेक्टर। अब दूसरी और इंपॉर्टेंट बात है अदर देन द पोइट, पोइट के अलावा, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, पोइट के अलावा क्या होना चाहिए। देखो, आपने कहा एक काइंड ऑफ पोएम, और कर लेना, एक काइंड ऑफ पोएम एक प्रकार की कविता होती है इन विच एन इमेजिनरी और हिस्टोरिकल कैरेक्टर, जिसमें कोई भी काल्पनिक अथवा ऐतिहासिक पात्र, अदर देन द पोइट, पोइट के अलावा, पोइट नहीं होना चाहिए वो, ठीक है ना, वो क्या करता है, कोई भी इमेजिनरी और हिस्टोरिकल कैरेक्टर अदर देन द पोइट, पोइट के अलावा टॉक्स, बात करता है, TLK टॉक्स टू द ऑडियंस, श्रोता से। अब श्रोता में एक व्यक्ति भी हो सकता है और मोर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। टॉक्स टू द ऑडियंस, ठीक है ना, बात करता है। अब और भी ज़्यादा आप सही कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो, टॉक्स टू द साइलेंट, एक वर्ड और जोड़ देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉक टू द साइलेंट ऑडियंस ऑफ वन और मोर पर्सन्स। देखो, दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। देखो, ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग एक इस प्रकार की प्रोसेस है जिसमें कि एक स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है, और लिसनर और श्रोता होते हैं। बोलने वाले होते हैं, लिसनर होते हैं, स्पीकर और लिसनर दोनों होते हैं। लेकिन लिसनर जो होता है वो साइलेंट होता है, वो कुछ नहीं बोलता, वो स्पीकर की कॉन्वर्सेशन में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करता। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक किस तरीके की डिवाइस है, पोइट्री का ऐसा फॉर्म है जिसमें एक स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है, और श्रोता होते हैं। अब श्रोता में एक श्रोता भी हो सकता है, मैंने कहा ऑडियंस, श्रोता कितने हो सकते हैं, एक भी हो सकता है श्रोता, और मोर पर्सन्स, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन श्रोता कैसा होगा, साइलेंट होगा, ठीक है। और स्पीकर, ठीक है ना, स्पीकर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, जब भी पोएम में स्पीकर होगा, बोलने वाला कवि खुद नहीं होगा। कवि क्या करेगा, कोई काल्पनिक पात्र को बनाएगा या फिर कोई ऐतिहासिक पात्र को बनाएगा। जैसे आप माय लास्ट डचेस में देखोगे तो माय लास्ट डचेस में स्पीकर जो है वो ड्यूक ऑफ फरारा है। फरारा नाम की जगह का एक राजा है, पोइट नहीं है, पोइट खुद नहीं है, ठीक है ना। या तो कोई काल्पनिक पात्र होता है या कोई ऐतिहासिक पात्र होता है, वो स्पीकर होता है और वो बात करता है किससे, ऑडियंस से। ऑडियंस में एक पर्सन भी हो सकता है और एक से ज़्यादा पर्सन भी हो सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात है, ऑडियंस जो है कैसा होता है, साइलेंट होता है, वो कुछ नहीं बोलता, ओके। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्पीकर होता है, और स्पीकर जो है वो कवि के अलावा कोई काल्पनिक व्यक्ति होता है, कवि नहीं हो सकता, कोई काल्पनिक व्यक्ति होता है या ऐतिहासिक व्यक्ति होता है। वो ऑडियंस से बात करता है, श्रोताओं से बात करता है, श्रोता एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, फाइन। और श्रोता एक हो या एक से ज़्यादा हो, श्रोता साइलेंट होता है। यदि इस तरीके की प्रोसेस है तो इसे कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो देखो, मैंने आपको कहा एक काइंड ऑफ पोएम, पहली बात तो एक प्रकार की कविता होती है जिसमें एक इमेजिनरी, या तो इमेजिनरी कैरेक्टर होगा या हिस्टोरिकल कैरेक्टर होगा या कोई ऐतिहासिक कैरेक्टर होगा, ओके। अब वो ऐतिहासिक या इमेजिनरी कोई भी कैरेक्टर होगा, वो कवि नहीं हो सकता अदर देन द पोइट, कवि के अलावा। वो क्या करता है, टॉक्स टू द साइलेंट ऑडियंस, वो किससे बात करता है, शांत श्रोताओं से, यानी श्रोता क्या है, शांत है। अब श्रोता एक भी हो सकता है और एक से अधिक पर्सन भी हो सकते हैं, इसे कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। अब देखिए, आप इसमें आगे आपको समझ में आएगा। इसमें नेक्स्ट देखिए, अब आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग की कैरेक्टरिस्टिक देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक स्पीकर होता है, ओके। तो यहां पर स्पीकर कौन है, देखो, ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक स्पीकर होता है, और स्पीकर जो मैंने आपको बताया या तो इमेजिनरी व्यक्ति होगा या हिस्टोरिकल व्यक्ति होगा, पोइट नहीं होगा। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें स्पीकर कौन है, स्पीकर है ड्यूक ऑफ फरारा, ड्यूक ऑफ फरारा, FERRARA, ड्यूक ऑफ फरारा जो है स्पीकर है, फरारा का
राजा। अब उस राजा का नाम था अल्फोंसो, ALFONSO, अल्फोंसो द सेकेंड, ठीक है ना। ये फरारा तो जगह का नाम है, ड्यूक मतलब राजा। तो इसमें जो स्पीकर कौन है वो है ड्यूक ऑफ फरारा, जिसका नाम क्या है, अल्फोंसो सेकेंड। फाइन। अब देखो पोएम किसकी है, ब्राउनिंग की। तो ब्राउनिंग खुद स्पीकर है क्या, नहीं। स्पीकर कौन है, कोई इमेजिनरी या हिस्टोरिकल पर्सन है, कोई काल्पनिक या ऐतिहासिक व्यक्ति है, अदर देन द पोइट, पोइट के अलावा। यानी देखो पहली कंडीशन पूरी हो रही है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसमें कौन होता है, एक लिसनर होता है। लिसनर कैसा होता है, साइलेंट। तो मैंने कहा साइलेंट लिसनर, साइलेंट लिसनर। अब यहाँ इस लिसनर कौन है, देखो लिसनर जो है, मैं आपको एक बार पहले इसकी स्टोरी बता देता हूँ, थोड़ी सी हल्की सी, से आपको समझ में है। इसमें ये होता है कि एक राजा होता है और वो अपने महल में होता है, और एक उस राजा का नाम ड्यूक ऑफ फरारा है। उसके पास एक बगल से, पास वाले किसी शहर से, पास वाले जगह से, पास वाले राज्य से, आप पास वाले गांव से कह सकते हो, एक काउंट एक पद होता है, जैसे जमींदार, जागीरदार, जो भी काउंट एक पद होता है। तो उस काउंट का जो है एक कौन आता है, एक मैसेंजर आता है, वो शादी का प्रस्ताव लेकर आता है। राजा उसको अपने एक रूम में लेके जाता है, गैलरी में, और वो दिखाता है कि देखो ये मेरी पहले वाली रानी है। उसको पहले वाली रानी का फोटो बताता है और वो कहता है ये पहले वाली रानी बहुत सुंदर थी। और फिर वो बताता है कि एक फ्रा पेंडोल्फ नाम का एक मैंने कौन बुलाया, एक पेंटर बुलाया, और उससे इसकी पेंटिंग बनवाई, और ये पेंटिंग आपको वहाँ दिख रही है, बड़ी खूबसूरत है। उसने कहा ये क्या है, बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या है, ये हर किसी को धन्यवाद देती थी, हर किसी की तरफ मुस्कुराती थी, हर किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करती थी। और मैं एक राजा है, और राजा की वाइफ रानी हर किसी की तरफ मुस्कुराए, हर किसी से थैंक यू बोले, हर किसी से अच्छा व्यवहार रखे, ये मुझे पसंद नहीं था। और फिर मैंने उसको क्या कर दिया, मरवा दिया, और वो मर गई है। और ये देखो अब तुम शादी का प्रस्ताव लेकर आए हो, तो तुम्हारे काउंट जो है उसकी बेटी का प्रस्ताव लेके आए हो, तो वो लड़की सुंदर होनी चाहिए और दहेज मुझे अच्छा चाहिए। इस तरीके की जो बातें कह के वो ये पोएम है। वो इसका पोएम का टाइटल है माय लास्ट डचेस, मेरी पहले वाली रानी। पोएम स्टार्ट इस तरीके से होती है, दैट्स माय लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। वह मेरी पहले वाली रानी है जो वॉल पर, दीवार पर पेंट हो रही है। इसी तरीके से पोएम की जो है शुरुआत होती है, ठीक है। तो देखो अब आपको ये पता लग गया इसमें लिसनर कौन है, सुनने वाला कौन है। देखो ड्यूक तो बोल रहा है, राजा बोल रहा है, अकेला बोल रहा है, और लिसनर कौन है, वो एनवॉय है, वो संदेशवाहक है, ठीक है ना, जो कि पड़ोस के काउंट एक पद है, जैसे ड्यूक होता है पद, जैसे पहले होते थे जमींदार, ठीक है ना, ये जमींदार, सामंत, ये जो पद होते थे ये थे। इस तरीके से इंग्लैंड में भी हायरार्की थी। तो देखो यहाँ पर स्पीकर जो है वो कैसा है, लिसनर जो है साइलेंट है, सुनने वाला साइलेंट है, वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो सब सुनता रहता है, चुपचाप सुनता रहता है। तो लिसनर यहाँ पर कौन हो गया, साइलेंट। और लिसनर कौन है, एनवॉय, ENVOY, एनवॉय। यदि एनवॉय आपको डिफिकल्ट लगे तो मैसेंजर लिख सकते हो, ठीक है, मैसेंजर, MESSANGER, मैसेंजर, ठीक है ना। एनवॉय या फिर आप उसको कह सकते हो मैसेंजर, वो एक मैसेंजर है, ठीक है। और मैसेंजर कौन सा है, ऑफ नेबरिंग काउंट, पास वाले काउंट, पास वाला जो काउंट है, जमींदार सामंत है, उसका एक मैसेंजर है वो, ठीक है, फाइन। देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का कि भाई उसमें एक स्पीकर होता है, और स्पीकर जो है वो पोइट हिमसेल्फ ना होकर कोई इमेजिनरी कैरेक्टर होता है। तो पहली कंडीशन पूरी हो रही है। देखो स्पीकर है, लिसनर साइलेंट है, एक लिसनर है वो साइलेंट है, ठीक है। तीसरा ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर कोई क्रिटिकल या स्पेसिफिक सिचुएशन बताई जाती है, ठीक है। क्या बताई जाती है, क्रिटिकल या स्पेसिफिक सिचुएशन। तो देखो क्रिटिकल और स्पेसिफिक, खास सिचुएशन, तो कोई खास या कोई बहुत ही जटिल सी सिचुएशन पर लिखा जाता है। तो इसमें सिचुएशन क्या है, देखो क्रिटिकल है कि नहीं, ठीक है ना, क्रिटिकल है कि नहीं आप खुद डिसाइड करिए। कि द किंग गॉट हर वाइफ किल्ड, राजा ने अपनी वाइफ को मरवा दिया है, ठीक है ना। एंड अ मैसेंजर हैज कम टू द पैलेस, एक मैसेंजर पैलेस में आया है, और ही इज डिस्कसिंग द मैसेंजर अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ मैरिज, और वो उस मैसेंजर से अपने शादी की जो प्लानिंग है, शादी का जो प्रोस्पेक्ट है उस पर बात कर रहा है कि नहीं। तो एक क्रिटिकल सिचुएशन है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन है कि राजा की वाइफ मर चुकी है और एक मैसेंजर आया हुआ है और शादी का प्रस्ताव लेके, और वो शादी के प्रस्ताव की लेकर आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो कैसा है, क्रिटिकल सिचुएशन होगी कि नहीं,
क्रिटिकल या स्पेसिफिक सिचुएशन। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का तीसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि भाई उसमें क्रिटिकल या स्पेसिफिक सिचुएशन होनी चाहिए। तो ये तीसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है। एक फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग का कैरेक्टरिस्टिक होता है कैरेक्टर डिलिनिएशन। कैरेक्टर डिलिनिएशन, DELINEATION, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कैरेक्टर डिलिनिएशन, ठीक है ना। इसमें कैरेक्टर मतलब चरित्र, कोई भी कैरेक्टर जो है उसका प्रकटीकरण होता है, उसकी व्याख्या होती है, उसका खुलासा होता है। जैसे आप पोएम पढ़ते हो तो आपको किसी के कैरेक्टर के बारे में पता लगता है। देखो आपने इसमें कैरेक्टर देखा ड्यूक का, तो ड्यूक को आपने देखा कि बड़ा घमंडी था, बड़ा निर्दयी था, अपनी पत्नी को मार दिया, लालची था, दहेज की बात कर रहा है, ठीक है ना, कला की चीज़ों से भी प्रेम करता है। तो इस तरीके से जब आप उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग को पढ़ते हो तो आपको उसमें क्या होता है, एक कैरेक्टर निकल कर आता है, एक कैरेक्टर का रिवोल्यूशन करते हैं, एक कैरेक्टर का खुलासा करते हैं, ठीक है ना, कैरेक्टराइजेशन होता है इसके अंदर। जैसे प्लेज में होता है ना, आप प्ले पढ़ते हो, जैसे आपने पढ़ा होगा भाई एज यू लाइक इट, तो आप उसमें एज यू लाइक इट में कैरेक्टर्स पढ़ते हो, रोजालिंड का कैरेक्टर, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने जस्ट फॉर एग्जांपल आपने जैसे डॉल्स हाउस पढ़ा, तो डॉल्स हाउस में आप नोरा का कैरेक्टर पढ़ते हो। तो ये जो पोएम होती है इसमें कैरेक्टराइजेशन होता है, यानी किसी कैरेक्टर का खुलासा होता है, कैरेक्टर के बारे में बताते हैं, इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको बताया ना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कैरेक्टर ऑफ ड्यूक, आप पढ़ोगे कि ड्यूक का कैरेक्टर क्या है। देखो आप ऐसे ही बता सकते हो, अभी पोएम के बारे में समझाऊंगा जब और ज़्यादा अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। तो देखो नेक्स्ट होता है इसमें कैरेक्टर डिलिनिएशन। कैरेक्टर डिलिनिएशन मतलब कैरेक्टर का खुलासा होता है कि कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट जो है उसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो होता है स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन का मतलब है इसमें कहानी बताई जाती है। देखो आपने कहा कि एक राजा था, उसने अपनी पत्नी को मार दिया क्योंकि उसकी पत्नी हर की तरह मुस्कुराती थी, फिर एक पड़ोस के राज्य से एक मैसेंजर आया, शादी। तो स्टोरी लाइन, इसमें क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में स्टोरी लाइन बताई जाती है। और एक ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव ओपनिंग। एक इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, अट्रैक्टिव ओपनिंग, आकर्षक शुरुआत होती है इसमें। देखो पोएम की शुरुआत इस तरीके से हुई है, दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, वह मेरी पहले वाली रानी है जो दीवार पर पेंट हो रही है। तो अट्रैक्टिव एकदम से वो मेरी पहले वाली रानी, तो अट्रैक्टिव ओपनिंग हो गई। तो देखो ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और आपकी जो द माई लास्ट डचेस के अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसका मतलब आपकी माई लास्ट डचेस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, ओके। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भाई ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, तो आपके सामने डेफिनेशन है, ए काइंड ऑफ पोएम in which an imaginary or a historical character other than the poet talks to the silent audience of one or more person। ये आपने लिख दिया। फिर आप कहोगे यस, ओके, माई लास्ट डचेस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, we have some characteristic of dramatic monologue in the poem My Last Duchess. Following are the characteristics of dramatic monologue in this poem My Last Duchess। ये निम्नलिखित जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के इस My Last Duchess में है। फिर आप उसके बाद उनके कैरेक्टरिस्टिक लिखते जाओगे। नंबर 1 आप होगे स्पीकर, ठीक है। फिर आप लिखोगे इन ड्रामेटिक मोनोलॉग, ओके, ए स्पीकर इज नॉट द पोइट हिमसेल्फ बट एन इमेजिनरी कैरेक्टर or historical character, and here in this dramatic monologue My Last Duchess, the speaker is not the poet, speaker is not Browning, while the speaker is Duke of Ferrara। फर्स्ट हो गया। दूसरा आप कहोगे इन द ड्रामेटिक मोनोलॉग वी हैव साइलेंट लिसनर, एंड हियर द साइलेंट लिसनर इज एनवॉय ऑफ द नेबरिंग काउंट, ओके। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पूरा हो गया। थर्ड वन आप कहोगे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टार्ट्स विथ अ क्रिटिकल और स्पेसिफिक सिचुएशन। ड्रामेटिक मोनोलॉग एक क्रिटिकल या स्पेसिफिक सिचुएशन से स्टार्ट होता है। हियर इन दिस पोएम द पोएम स्टार्ट्स विथ अ क्रिटिकल और स्पेसिफिक सिचुएशन। व्हाट इज द स्पेसिफिक सिचुएशन? द किंग हैज गॉट हर वाइफ किल्ड एंड द एनवॉय हैज कम रिगार्डिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ मैरिज ऑफ द ड्यूक। ड्यूक की मैरिज के प्रोस्पेक्ट से आया, तो दिस इज अ क्रिटिकल और द स्पेसिफिक सिचुएशन। सो दिस पोएम स्टार्ट्स विथ critical or specific situation, so it is fulfilling the characteristic of dramatic monologue number 3rd। next character delineation। तो आप इसमें तो आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो क्योंकि आप ड्यूक का कैरेक्टर भी पढ़ोगे, ठीक है ना। आप कहोगे while reading this poem we have the character of Duke, we find the following characteristic of Duke: he is proudful person, he is arrogant, he is a lover of art, he is greedy,
ओके, ही इज क्रूअल, ही इज हार्टलेस, ही इज जेलस, आप सब जो बुराइयां उसके लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरी लाइन। आप कहोगे जब भाई ये पोएम पढ़ते हो तो यू हैव अ स्टोरी, जो कि जैसे आपने पोएम पढ़ा तो स्टोरी है। एंड अट्रैक्टिव ओपनिंग, तो आप जानते हो कि द पोएम हैज वेरी अट्रैक्टिव ओपनिंग। इट बिगिंस, स्टार्ट्स विद दिस लाइन, दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। फिर आप कहोगे ऑल दीज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग are available, are present in this poem, My Last Duchess. So My Last Duchess is the perfect example of dramatic monologue. This is the complete answer. और बहुत अच्छा आंसर होगा ये, ओके, ये आंसर आपका बहुत अच्छा होगा। इसको आप इसी तरीके से लिख के आएंगे, फाइन। अब देखो, ये तो आपने पढ़ा इनके बारे में, ठीक है। हमने सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा माय लास्ट डचेस। हमने कहा कि फरारा जो है इसकी सेटिंग है। फिर मैंने आपको बताया था फरारा क्या है। फरारा इज़ द नेम ऑफ द सिटी इन इटली, फेमस फॉर इट्स पेंटिंग, आर्ट एंड कल्चर। फिर हमने बताया इसकी सेटिंग का टाइम जो है रिनेसेंस पीरियड इन इटली है, और फिर उसके बाद प्लेस जो है फरारा है। एंड देन हमने कहा कि भाई ये दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1842 इन ड्रामेटिक मोनोलॉग, आई एम सॉरी, ड्रामेटिक लिरिक। एंड ड्रामेटिक लिरिक इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। तो एक काइंड ऑफ पोएम, एक प्रकार की कविता होती है जिसमें कि कोई इमेजिनरी या हिस्टोरिकल कैरेक्टर, कवि के अलावा, कवि नहीं होना चाहिए, वो टॉक्स टू अ साइलेंट ऑडियंस, वो शांत ऑडियंस से बात करता है। और ऑडियंस में एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक से ज़्यादा व्यक्ति भी हो सकते हैं। फिर हमने कहा भाई ड्रामेटिक मोनोलॉग है कि नहीं आपकी माय लास्ट डचेस। आपने कहा यस, क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर है। नंबर 1 स्पीकर, साइलेंट स्पीकर और इमेजिनरी स्पीकर, दैट इज अवेलेबल इन दिस पोएम। एंड दस I'm sorry, speaker is not silent. The listener, silent listener is there, and the silent listener is the envoy of the neighboring count. And the third characteristic is critical and specific situation. So this poem starts with a critical situation, and the king has got her wife killed, and the envoy has come for the prospect of marriage. And the character delineation, yes, we find the character of Duke and Duchess in the poem while reading this poem. And the storyline is there because we have a very beautiful story about the king and his wife, or you can say the duke and the duchess. And the attractive opening, yes, it has the attractive opening because poem starts with that's my last duchess painted on the wall. तो ये आपने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तैयार किया भाई, क्वेश्चन, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आपको जो है इस पोएम के बारे में बताते हैं, जिससे आपको पोएम के बारे में आइडिया हो कि इस पोएम में क्या क्या चीज़ें हैं, और वो पोएम की जो बातें आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो हम सीधा के सीधा हम पोएम पे आते हैं हमारी पर। देखिए, माय लास्ट डचेस, पोएम का नाम क्या है, माय लास्ट डचेस। अब आपको मैं देखो इस पोएम को तो हम पढ़ा नहीं सकता कि पोएम को पढ़ाऊँ, क्योंकि पोएम को पढ़ाने में अकेले में 3-4 क्लास का टाइम लगेगा। आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, आपकी एग्जाम बहुत पास है। पहले आपको इस पोएम के बारे में समझा देता हूँ, जिससे आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। देखो, यदि हम इस पोएम को पढ़ें तो हम पोएम के बारे में देखेंगे। पोएम का नाम है माय लास्ट डचेस, लास्ट मतलब फॉर्मर, पहले वाली। मैंने आपको बता ही दिया था कि फरारा जो है नेम ऑफ सिटी इन इटली, फेमस फॉर इट्स आर्ट्स, कल्चर एंड पेंटिंग। देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पोएम स्टार्ट्स विथ अट्रैक्टिव ओपनिंग। तो अट्रैक्टिव ओपनिंग यही है, दैट्स माय लास्ट डचेस, ये याद ही रख लेना आप, पेंटेड ऑन द वॉल। राजा कहता है कि देखो वो मेरी पहले वाली रानी है और वॉल पर पेंटेड हो रही है, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव, ऐसी लग रही है जैसे कि वो अलाइव हो। दैट पीस ऑफ, देखो राजा जो है बहुत ज़्यादा जेलस था, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस था, डाउटफुल था, उसे अपनी पत्नी पर भी विश्वास नहीं था। उसको ऐसा लगा था किसी के साथ मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा तो इसका इससे अफेयर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का राजा जो है बहुत ज़्यादा डाउटफुल पर्सन था, सस्पिशियस पर्सन था। तो वो कह रहा है कि ये मेरी पहले वाली रानी है, और उसने ये कहा देखो ये पेंटिंग है, बहुत अच्छी पेंटिंग है, और ये पेंटिंग जो है किसने बनाई है, उसने पेंटिंग के लिए कहा कि पेंटिंग जो है फ्रा पेंडोल्फ में बनाई है। अब फ्रा पेंडोल्फ का नाम ध्यान रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ। फ्रा पेंडोल्फ कौन है, एक इमेजिनरी, ये कौन है, इमेजिनरी पेंटर, PAINT, एक काल्पनिक पेंटर है। फ्रा जो होता है, फ्रा का मतलब होता है फ्रायर,
फ्रायर कौन होता है? पादरी होता है, चर्च में एक रिलीजियस पर्सन होता है। तो उसने कहा, देखो वो कह रहा है कि मैंने किसी साधारण पेंटर को नहीं बुलाया, ये फ्रा को बुलाया है, पादरी को बुलाया है। और जो चर्च में रहने वाले व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति है, उनको सांसारिकता से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता, तो शायद मेरी वाइफ उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगी या ये मेरी वाइफ से ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा, तो दोनों में कुछ अफेयर कुछ नहीं होगा। इसलिए वो कह रहा है कि मैंने फ्रा पेंडोल्फ को बुलाया। और फ्रा पेंडोल्फ पर भी मुझे ज़्यादा विश्वास नहीं था। मैंने कहा, फ्रा पेंडोल्फ एक ही दिन में पूरी पेंटिंग बना देना, आई एम गिविंग यू अ सिंगल डे। तो फ्रा पेंडोल्फ ने पूरे दिन काम करके एक ही दिन में वो पेंटिंग तैयार की। तो वो यही कह रहा है, फ्रा पेंडोल्फ हैंड्स वॉक्ड बिजीली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स। फ्रा पेंडोल्फ के हाथों ने पूरे दिन भर बिजीली जो है होकर इसमें काम किया। फिर देखो वो कह रहा है, विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हियर। अब वो जो ड्यूक है वो बात कर रहा है, वो मैसेंजर से कह रहा है कि आप प्लीज यहाँ बैठेंगे और इसकी तरफ देखिए। आई सेड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिजाइन फॉर नेवर रीड द स्ट्रेंजर लाइक यू दैट पिक्चर्ड कॉन्टिनेंस। वो कह रहा है, मैंने फ्रा पेंडोल्फ का नाम आपसे जानबूझ कर लिया है। वो कह रहा है इसलिए लिया है, जैसे आप कहते हो ना, जैसे कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो आप कहते हो अरे आपके घर में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप कहीं से कुछ लेकर आए, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके घर पे शूज़ हैं, तो आपसे कोई कहे ये शूज़ कैसे हैं, कोई कहा हाँ ठीक है। वो कह रहा है ये मैंने सऊदी अरब से मंगाए हैं। कहा अच्छा सऊदी अरब से, ओह, तो आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो कह रहे हैं जानबूझ के मैंने फ्रा पेंडोल्फ का नाम लिया है, जिससे कि जो मैसेंजर उसकी तरफ और अच्छी तरह से देखे। फिर वो कहता है कि ये जो लड़की का जो फोटो है, ठीक है ना, ये जो लड़की की जो पोर्ट्रेट है, इसमें उस लड़की के चेहरे पर क्या बहुत लालिमा आ रही है, ठीक है ना। वो कह रहा है ये लड़की जो है उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्पॉट ऑफ जॉय आ रहा है, ठीक है ना, बहुत ही लालिमा आई हुई है। और वो कह रहा है कि स्पॉट ऑफ जॉय मतलब जैसे उसने पेंटिंग बना रहा है, तो पेंटिंग जो उसने बनाई है उस लड़की के चेहरे पे बहुत लालिमा आ रही है, बहुत ज़्यादा खुशी के भाव दिख रहे हैं। तो वो ड्यूक कहता है कि ये मत सोचना कि मेरी वजह से कि मैं उपस्थित हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि जो फ्रा पेंडोल्फ है ने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दिया होगा कि मैडम आपके हाथ कितने गोरे हैं, थोड़ा सा आपका जो क्लॉक की जो स्लीव्स है इसको ऊपर कर लो, आपके गोरे गोरे हाथ दिख जाएंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा कहा हो, और फिर उसने क्या किया हो, बड़ी खुश हो गई हो। वो ये कह रहा है, ठीक है ना। वो ये कह रहा है, देखो देखो हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली। वो कह सर इट वॉज नॉट। वो कह रहा सर ये ऐसा इसलिए नहीं है हस्बैंड प्रेजेंस ओनली, बट कॉल्ड द स्पॉट ऑफ जॉय। ये आनंद के जो भाव आए हैं पति की उपस्थिति की वजह से ही नहीं है लड़की के गालों पर, ठीक है। ऐसा हो सकता है, द पेंडोल्फ चांस टू से, पेंडोल्फ ने कहा हो, हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, कि ये जो स्लीव्स हैं ये बहुत ज़्यादा हाथों पर आ रही हैं। फिर उसने कहा, ऐसा कहना एक कर्टसी होता है। हर कोई भी कहता है, कोई आपसे कहे कि कैसी लग रहे हो, मान लो आप किसी लड़की ने कहा कि भाई मैं कैसी लग रही हूँ, है ना, तो आप क्या कहोगे कि बुरी लग रही है? नहीं, आप कहोगे हाँ अच्छी लग रही है। जैसे आप मान लो किसी लड़के ने कोई शर्ट पहनी और वो अपने फ्रेंड से पूछे भाई ये मेरी शर्ट कैसी लग रही है, तो आपसे वो ये कहेगा हाँ अच्छी लग रही है। तो ये कटसी होती है, आप ऐसे कहोगे बहुत बुरी लग रही है, आप यही कहते हो अच्छी है। तो क्या इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट एक कटसी था, और वो कुछ भी समझ जाती थी, वो कुछ अलग समझ जाती थी। फिर वो कह रहा है, उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी खुश हो जाती थी। वो क्या करती थी, बहुत ज़्यादा जल्दी खुश हो जाती थी। तो देखो वो कह रहा है, और हर किसी की तरफ वो देखती थी। वो कह रहा है, शी लाइक वॉट एवर शी लुक्ड ऑन, जो कुछ भी देखती थी उसे पसंद करती थी वो। और कहाँ क्या करती थी, वो सब जगह देखती थी। वह जैसे जहाँ भी जो भी चीज़ देखी सबको पसंद करती थी, ठीक है। अब वो कह रहा है, देखो किन किन चीज़ों को पसंद करती थी। वो कह रहा है, शाम के समय जो सूर्य अस्त होता है उसकी लालिमा को पसंद करती थी। इसके अलावा कोई उसको चेरी का फूल ले आता था, कोई भी मूर्ख व्यक्ति उसको पसंद करती थी। इसके अलावा कोई व्यक्ति उसको टेरेस पे घुमाने ले जाता था, उसको भी वो बहुत पसंद करती थी। मतलब आपने देखा कि शाम के समय का सूर्य का प्रकाश है, लालिमा है, तो उससे कोई पूछता कैसा लग रहा है ये, कि अच्छा लग रहा है। कोई भी यदि व्यक्ति उसके लिए क्या करता था, कहीं फूल लेके आता था चेरी के, कोई वो कहता था कैसा है फूल, कैसे हैं मैडम फूल, के अच्छे हैं। इसके अलावा कोई उसको घुड़सवारी करा लेता था, तो उससे क्या वो कहता था, वो पूछता कैसा लगा, कि अच्छा लगा। इसके अलावा राजा ने उसको अपना नेकलेस दिया, अपना खानदानी नेकलेस दिया। 900 वर्ष पुराना खानदान जो था, 900 वर्ष पुरानी डिनेस्टी जो थी, 900 वर्ष पुराना परिवार था, उसका राजा ने उसको एक नेकलेस दिया। और राजा ने कहा कैसा है, राजा उसने कहा बहुत अच्छा, वही अच्छा है। तो सबके लिए अच्छा है, हर चीज़ जो कोई एक उसको फूल दे वो भी अच्छा। और राजा ने उसको अपने वंश का नाम दिया, अपने 900 वर्ष पुराने वंश का नाम दिया, वो भी उसको अच्छा है। तो उसने कहा सबके प्रति समान व्यवहार थी, कोई अंतर ही नहीं था, और मुझे ये पसंद नहीं था। और वो कह रहा है, मेरे अंदर इतना घमंड था, इतना एरोगेंस था, मैं अपने आप में इतना सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था कि मैं मेरी पत्नी से ये नहीं कह सकता था कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि इसमें तो मेरी डिग्निटी डाउन होती, ठीक है ना। तो वो यही कह रहा है, देखो
चाहे कोई उसको घुमाए चाहे कुछ भी करे, सबके लिए उसको क्या है अच्छे भाव देती थी। वो कहती है हाँ बहुत अच्छा किया। वो कह रहा है एज इफ शी रैंक्ड माई 900 years old नेम विथ एनीबडीज नेम, मैंने उसको 900 वर्ष पुराना नाम दिया है। इसका मतलब उसका जो राजा का जो राज्य था कितना वर्ष पुराना था, 900 वर्ष पुराना। अब 900 वर्ष पुराने राज्य का राजा किसी लड़की से शादी कर लेगा तो उस राज्य की रानी हो गई, तो उसको 900 वर्ष पुराना नाम दिया, उसके लिए भी वो ऐसा ही इतना ही खुश होती थी। पर सब चीज़ों के महत्व उसके लिए बराबर ही था, कोई ज़्यादा नहीं था। जो जो मैं चीज़ अंडरलाइन करा रहा हूँ उन पे आप ध्यान दे लेना। बाकी की इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू द होल पोएम इन डिटेल बिकॉज इट विल टेक 4 to 5 days बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। ओके, नाउ फिर देखो अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है यहाँ पर, इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। उसने कहा वो हर किसी की तरफ मुस्कुराती थी, सबकी तरफ हंसती थी, मैं ऐसा नहीं था कि मैं उससे कहता कि भाई ऐसा मत किया करो, ये भी मेरी रेपुटेशन डाउन होती है उससे इस तरीके से कहने में, मैं ऐसा उससे नहीं कह सकता था। अब लास्ट में क्या हुआ, इधर भी मुस्कुराती थी उधर भी मुस्कुराती थी, और फिर अंत में क्या हुआ, ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, सारी मुस्कुराहटें बंद कर दी गई। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। वो कह रहा है देखो वो मुस्कुराती थी और दिस ग्रू, और ये बढ़ता ही रहा। फिर आई गेव कमांड्स, फिर मैंने आदेश दे दिया, और फिर ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर। ये जो 5 शब्द हैं, देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, ये 5 शब्द ये बताते हैं कि द किंग गॉट हर किल्ड, राजा ने उसे मरवा दिया। तब वो कहते यहाँ मुस्कुराती थी वहाँ मुस्कुराती थी सब जगह मुस्कुराती थी। फिर क्या हुआ, देन ऑल स्माइल्स, तब सारी मुस्कुराहटें स्टॉप्ड, बंद कर दी गई, टुगेदर, एक साथ। फिर सारी मुस्कुराहटें एक साथ बंद कर दी गई। अब मुझे बताओ कितने वर्ड हैं ये, 5। तो एक बहुत ही फेमस क्रिटिक हुआ है जिसका नाम है रॉबिन्सन। याद रखना कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, आपको भी पूछ सकते हैं। रॉबिन्सन नाम का एक क्रिटिक है, ROBINSON, रॉबिन्सन। रॉबिन्सन जो क्रिटिक है उसने इस पोएम के बारे में कहा है ए ट्रेजेडी ऑफ 5 वर्ड्स, 5 शब्दों की ट्रेजेडी, अ ट्रेजेडी ऑफ 5 वर्ड्स, 5 शब्दों की ट्रेजेडी। तो देखो मैं बता देता हूं, ए ट्रेजेडी, रॉबिन्सन ने क्या कहा है इसको, ए ट्रेजेडी ऑफ 5 वर्ड्स। 5 शब्दों में ट्रेजेडी हो जाती है। 5 शब्दों में पता लग जाता है कि द किंग गॉट हर किल्ड, राजा ने उसे मरवा दिया। ठीक है, तो देखो वो शब्द कौन कौन से हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो ये ध्यान रखना है ये सारे वर्ड, देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, तब सारी मुस्कुराहटें बंद कर दी गई। तो इसीलिए रॉबिन्सन ने इसे क्या कहा है, ट्रेजेडी ऑफ 5 वर्ड्स। फिर उसने कहा देखो अब चलो कोई बात नहीं, वो तो मर गई, अब आप चलो नीचे चलो। नीचे आपको ले जाया जाता है और नीचे उसको बेसमेंट में ले जाता है, और फिर उससे कहता है कि देखो तुम्हारा जो काउंट है, तुम्हारा जो मालिक है वो बड़ा दयालु है, जेनरस है, काइंड है, इसलिए मुझे दहेज तो अच्छा मिल ही जाएगा। हालांकि लड़की सुंदर होनी चाहिए, सुंदरता पहली की शर्त है, और दहेज मिल ही जाना चाहिए, तो इसका मतलब दहेज का लालची भी है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है, देखो वो ये कह रहा है कि द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिसेंस, म्यूनिफिसेंस का मतलब होता है जेनिरोसिटी, दयालुता, उदारता। तुम्हारे मास्टर की जो उदारता है वो इस वाली बात की गारंटी है, वारंट मतलब गारंटी सॉरी। तुम्हारा जो मालिक है, ठीक है ना, ये एसी की कूलिंग बिल्कुल सिर पर ही आती है बहुत तेज, सॉरी। तो देखो द काउंट योर मास्टर्स नोन म्यूनिफिसेंस, ये जो काउंट है, ठीक है ना, जो काउंट है उसकी जानी पहचानी जो उदारता है वो इस वाली बात की गारंटी है कि मुझे दहेज तो खूब मिलेगा, मेरे दहेज को कोई इनकार नहीं किया जाएगा, डाउरी। ठीक है, डाउरी जो है उसको डिसअलाउड नहीं किया जाएगा। हालांकि उसने कहा देखो दो इज फेयर डॉटर सेल्फ आई अबाउट एट स्टार्ट इज माई ऑब्जेक्ट, हालांकि मेरा मेन तो क्या है, लड़की का ही लेना देना है, लड़की सुंदर होनी चाहिए। उसने कहा चलो नीचे चलते हैं। अब देखो कुछ वर्ड है जो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, अब नीचे ले जाता है, वो कह रहा है देखो नेपच्यून को देखो, ये इसका प्रोनाउंसिएशन दोनों ही है, नेपच्यून या नेपट्यून, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है। यदि नेपच्यून बोलते हो तो भी सही है और नेपट्यून बोलते हो तो दोनों भी सही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये क्या है, ए सी गॉड, ये कौन है, एक समुद्री देवता। ध्यान रखना क्वेश्चन पूछते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, हु इज नेपच्यून। नेपच्यून जो है एक सी गॉड है, समुद्री देवता है। तो वो कहता है कि देखो सी गॉड को देखो, नेपच्यून को, नीचे क्या होता है, एक पोर्ट्रेट बनी होती है,
ठीक है ना, एक मूर्ति बनी होती है, स्कल्पचर, ठीक है ना। और वो कहता है कि ये जो नेपच्यून की मूर्ति है ये किसने बनाई है, एक बहुत ही फेमस स्कल्पटर ने बनाई है, और उस स्कल्पटर का नाम भी वो बताता है क्लॉस ऑफ इंसब्रुक। देखो स्कल्पटर का नाम है SCULPTOR, स्कल्पटर मूर्तिकार। वो कहता है कि देखो नीचे एक नेपच्यून की मूर्ति है, नेपच्यून जो है समुद्री देवता है, और वो समुद्री देवता का फोटो बताया जाता है कि समुद्री देवता एक घोड़े पर बैठा हुआ है, उस घोड़े को नियंत्रित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो जो घोड़े को नियंत्रित कर रहा है वो इस बात का एक प्रतीक है कि वो ये चाहता है कि मेरी पत्नी भी मेरे कंट्रोल में रहनी चाहिए, जिस तरीके से समुद्री देवता है उसने इस घोड़े को कंट्रोल कर रखा है। वो कह रहा है नीचे चलिए और देखिए, और नीचे जाकर उसको ले जाता है, कहता है देखो ये समुद्री देवता की एक क्या है, एक मूर्ति है, और ये किसने बनाई है, देखो वो कह रहा है सर नोटिस, ध्यान देखिए, नेपच्यून टेमिंग का होता था कंट्रोलिंग। वो कह रहा है देखो नेपच्यून कंट्रोल कर रहा है किसको, सी हॉर्स को, समुद्री घोड़े को। दो आर थॉट आर रेयरिटी। वो कह रहा है ये बड़ा ही दुर्लभ विचार है, और इसको क्या हुआ, किसने बनाया है इस मूर्ति को, क्लॉस ऑफ इंसब्रुक। ध्यान रखना क्लॉस ऑफ इंसब्रुक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है आपके लिए। आपसे पूछ सकते हैं कि स्कल्पटर का नाम क्या है, एक तो फ्रा पेंडोल्फ का नाम पूछ सकते हैं कि पेंटिंग किसने बनाई, तो फ्रा पेंडोल्फ ने। एक दूसरे ये पूछ सकते हैं कि नेपच्यून क्या है, तो आपको कहोगे कि सी गॉड। एक उसमें कहेगा कि भाई किसकी, इस पोएम में किसकी जो है मूर्ति बताई गई है, तो आप कहोगे सी गॉड नेपच्यून की। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सी गॉड नेपच्यून की मूर्ति जो है उसका स्कल्पटर कौन है, मूर्तिकार कौन है, तो वो है क्लॉस ऑफ इंसब्रुक। ये नंबर 1, नंबर 2 और एक आपका फ्रा पेंडोल्फ, वो ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि ये मूर्ति कौन सी धातु में बनाई गई, तो धातु का भी नाम ध्यान रखना है, ब्रॉन्ज, ठीक है ना, कौन सी धातु, ब्रॉन्ज में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, नेपच्यून सी गॉड नीचे ले जाता है, कहता है कि देखो ये सी गॉड की मूर्ति है, और ये जो है क्लॉज ऑफ इंसब्रुक ने बनाई है, और इसने ब्रॉन्ज में बनाई है। अब इससे ये पता लगता है कि वो कला का प्रेमी भी था, कला की चीज़ें देखो उसने पेंटिंग बनवाई है, उसने जो क्लॉज ऑफ इंसब्रुक जो है उससे क्या है, नेपच्यून की मूर्ति बनवाई है ब्रॉन्ज धातु में। इसका मतलब कला का भी प्रेमी था। तो एक ही इसका अच्छा गुण भी था, और तो सब बुरे ही गुण थे कि एरोगेंट है, क्रूअल है, डाउरी लवर है, डाउरी हंटर है, दहेज का लालची है, जेलस है, क्रूअल है, सब बेकार गुण है उसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन एक अच्छा गुण है, ए लवर ऑफ आर्ट, वो कला का प्रेमी है। तो इस तरीके जैसे जैसे आपने पोएम पढ़ी तो आपको ड्यूक का कैरेक्टर पता लगा, इसी तरीके से डचेस का कैरेक्टर भी पता लगता है। तो ये पोएम के बारे में जो मैंने जो बातें बताई, छोटी छोटी बातें, आप उनका ध्यान रखें और एक दो बार इसको वीडियो को और सुन लें, जिससे आपको और सारी चीज़ें दिमाग में आ जाएं। और नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखो एक तो क्वेश्चन मैंने बताया आपको, यहीं समझा दिया कि ड्रामेटिक मोनोलॉग वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो तो आप यहीं से याद कर लेना, ज़्यादा इतना इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया है उसको लिख ले आना, तो आपको मोर देन सफिशिएंट है, उससे अच्छे नंबर मिल भी नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, है ना। इतना बेस्ट, शॉर्ट एंड स्वीट और पिन पॉइंटेड आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, आप 10 किताबें पढ़ लो तो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको देख लेना। दूसरा क्वेश्चन इसका ड्यूक का कैरेक्टर है, वो सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स में, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आपको ये जो नोट्स है, अपडेटेड नोट्स में उसमें डाल दूंगा, आप उसमें लिखा जाएगा अपडेटेड 2023। जैसे आपको ये नोट्स भी देखने हो तो उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।